हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, हाई स्कूल, इंटर और बीएससी फर्स्ट या सेकेंड ईयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, करते हैं वीडियो स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हमने राउल्ट्स नियम के बारे में देखा था, पढ़ाई की थी, है ना। राउल्ट्स नियम क्या होता है, कैसे हम लोग दाब और मोल अंश में रिलेशन निकालते हैं, वो हमने देखा था। ठीक है, आज की लेक्चर में हम लोग राउल्ट्स नियम के आधार पर किए जाने वाले विलयनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि द्रव विलयनों को राउल्ट्स नियम के आधार पर आदर्श व अनादर्श विलयनों में वर्गीकृत किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव विलयनों को हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं, दो भागों में वर्गीकरण करते हैं। कौन कौन से दो भाग हैं? एक है आदर्श विलयन और एक है अनादर्श विलयन। ठीक है, तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन तो हमारे दो वर्गीकरण हो गए, लेकिन कैसे विलयनों को हम आदर्श विलयन कहेंगे और कैसे विलयनों को हम अनादर्श विलयन कहेंगे, ये थोड़ा समझने की बात है। तो इसके लिए दो तीन मुख्य पॉइंट हैं जो आपको समझ लेना होगा, और उसकी बेसिस पे ही आप जज कर सकते हैं, कह सकते हैं कि कौन सा वाला विलयन आदर्श की कैटेगरी में और कौन सा वाला अनादर्श की कैटेगरी में। तो आइए देख लेते हैं कि आदर्श विलयन है क्या। ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट्स नियम का पालन करें, उनको हम क्या कहेंगे? आदर्श विलयन कहेंगे। ठीक है, तो सिंपल है, एक बात समझनी है कि ऐसे अगर आपसे कोई पूछता है कि आदर्श विलयन क्या है, तो आपको कहना है कि जो भी विलयन सभी सांद्रताओं पर, सारे कंसंट्रेशन पर राउल्ट्स नियम का पालन करे, उनको हम क्या कहते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, अब मुख्यतः दो गुण होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कुछ गुण होते हैं जिनके आधार पर आप जज करते हैं कि ये आदर्श विलयन है या नहीं है। तो जो इसके मुख्य दो गुण हैं, इसका जो पहला गुण है वो ये है कि मिश्रण बनाने के लिए शुद्ध अवयवों को जब मिश्रित करा जाता है, तो मिश्रण बनने के बाद एंथैल्पी परिवर्तन यानी एंथैल्पी चेंज तथा आयतन परिवर्तन शून्य होता है। ये बात ध्यान रखने की है। क्या है? दो पॉइंट क्या क्या है ये? एक तो पहला कि एंथैल्पी परिवर्तन जो रहेगा वो रहेगा शून्य, और दूसरा आयतन परिवर्तन भी क्या रहने वाला है? शून्य रहने वाला है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे शून्य, मतलब इसका मतलब क्या है, क्या बोल रहे हैं, पर अभी के लिए आप ये समझिए कि आपको दो पॉइंट याद रखने हैं। कौन कौन से? कि अगर कोई आइडियल सोल्यूशन है यानी आदर्श विलयन है, तो उसमें क्या होना चाहिए? डेल्टा मिश्रण H यानी एंथैल्पी परिवर्तन किसका? मिश्रण बनाने का। ठीक है, इसलिए यहाँ पर डेल्टा मिश्रण लिखा हुआ है। ठीक है, डेल्टा मिश्रण H जो रहेगा वो 0 के बराबर रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, देखिए आपको पता है कि हर एक सब्सटेंस, हर एक पदार्थ का अपना कुछ एनर्जी होता है, अपनी कुछ ऊर्जा होती है ना। तो उसको हम किससे दर्शाते हैं? एंथैल्पी से दर्शाते हैं, और साइन लेते हैं हम लोग H। ठीक है, उसके लिए साइन क्या यूज़ करते हैं? H साइन यूज़ करते हैं। तो जब भी कोई रिएक्शन होता है, दो या दो से अधिक हम लोग पदार्थों को मिला देते हैं, तो उनमें क्या होता है? एनर्जी का चेंज होता है, ऊर्जा का परिवर्तन होता है। या तो ऊर्जा निकल जाती है, जैसे कि या तो ऊर्जा एब्जॉर्ब होती है। जैसे कि अगर आप ग्लूकोज को पानी में मिलाते हैं, तो आप पाएंगे कि ग्लास जो हो गया वो थोड़ा ठंडा हो गया है। ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि उस घुलने वाली जो प्रक्रिया है, मिश्रण बनाने की जो प्रक्रिया है, इसमें ग्लूकोज जब हम पानी में मिलाते हैं तो इनको हीट एब्जॉर्ब करना था। हीट यानी ऊर्जा को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जो हमारा ग्लास है वो ठंडा पड़ जाता है। और उसी प्रकार से कुछ रिएक्शन यानी कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें हमको हीट देना पड़ता है, बिना हीट के नहीं होता है। जैसे कि फ्यूल है,
फ्यूल को जलाना है अगर, तो वो क्या है, उसको चिंगारी देनी पड़ती है ना, तो वो काइंड ऑफ क्या है, वो एक काइंड ऑफ हीट है। उसके बिना ये जो फ्यूल है हमारा, फ्यूल मतलब जो हमारा गैस है ये जलेगा नहीं, है ना। इसलिए क्या होता है, तो मतलब हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जब हम ऊर्जा दे रहे हैं या ऊर्जा निकल रही है, तो क्या होता है, जो हमारा रिएक्टेंट है, यानी जो हमारा जो पदार्थ को हम रिएक्ट करवा रहे हैं, वो जब प्रोडक्ट बना रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उनमें उन रिएक्टेंट यानी कि जो पदार्थ रिएक्ट कर रहे हैं आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, उनमें और जो प्रोडक्ट बन रहा है, उन दोनों में एनर्जी में, ऊर्जा में परिवर्तन होता है, मतलब ऊर्जा में डिफरेंस रहता है, ठीक है। या तो ज़्यादा या तो रिएक्शन के बाद ऊर्जा निकलती है, या रिएक्शन के टाइम पे हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। तो क्या होता है, इसी ऊर्जा के जो अंतर है, इसको हम दिखाते हैं डेल्टा एच से, यानी कि एंथैल्पी परिवर्तन, ठीक है। तो इस क्रिया में क्या होगा, आदर्श विलयन की क्रिया में क्या होगा, जो हमारा डेल्टा एच मिश्रण रहेगा वो 0 के बराबर रहेगा, मतलब कि एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से वॉल्यूम यानी आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आदर्श विलयन के दो एग्जाम्पल, दो मुख्य पॉइंट, नॉट एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन मतलब कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो देखिए, समझने के आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेके हम लोग चलने वाले हैं कि हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें विलयक और विलायक रहेगा, ठीक है। तो हम मान लीजिए कि विलायक हमारा जो है उसके जो अवयवी कण है वो A है, ठीक है। यानी कि सपोज कि अगर हम एक बॉक्स लेते हैं या एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है। इस कंटेनर मतलब कोई बर्तन लेते हैं, इसमें हमने विलायक लिया हुआ है, ठीक है, विलायक लिया हुआ है। तो विलायक के अवयवी कण होंगे इसमें, तो कौन से अवयवी कण रहने वाले, ए। आपको बहुत छोटी साइज का मैं लिख रही हूँ, तो मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ। तो देखिए, आपको दिख पा रहा होगा अभी कि ये अवयवी कण है, ये देखिए ए ऐसे करके बहुत सारे अवयवी कण रहने वाले हैं हमारे विलायक में। विलायक को हमने क्या माना है कि इसमें जो अवयवी कण है ए नाम के हैं वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा विलायक हुआ। अब इसमें हमें क्या मिलाना है, विलेय मिलाना है। तो सपोज कि चलिए ये हमारा विलेय हमेशा कम अमाउंट में रहता है, तो इसलिए विलेय हमारा सपोज कि बी इसके जो अवयवी कण है उसका नाम रहेगा, ठीक है, बी, ठीक है। अब जैसे कि जब जो विलायक है, विलायक के अपने जो अणु हैं, अवयवी कण हैं, उनके बीच में ए और ए के बीच में हर अवयवी कण के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन या कुछ ना कुछ फोर्स रहेगा, बल रहेगा इनके बीच में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारी बल रहते हैं, अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण बल या फिर रिपल्शन का बल रहता है, ठीक है। तो मान के चलिए कि इसमें कोई भी जो भी इनके बीच में फोर्स है वो ए और ए के बीच में, सारे ए और ए जितने भी रहेंगे सबके बीच में रहेगा, ठीक है। और इसी प्रकार से B के बीच में भी, मतलब जो B हमारा विलेय है उसमें भी जो अवयवी कण है उनके बीच में भी कुछ इंटरैक्शन रहेगा, है ना, कुछ ना कुछ इंटरैक्शन रहेगा। अब देखिए क्या होता है कि जब ये प्योर है, ठीक है, जब ये प्योर है तो A और A हैं सारे के सारे मॉलिक्यूल, लेकिन जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, जब हम विलयन बनाते हैं, तो हम A में B को मिला रहे हैं, ठीक है, A में हम B को मिला रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अगर A और A के बीच में जो फोर्स है वही फोर्स B और B के बीच में रहे, तो जब हम A और B का मिक्सचर बनाएंगे, A और B का मिश्रण जब बना देंगे, तो क्या होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर A और A के बीच में जो फोर्स है वही B और B के बीच में फोर्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A और B के बीच में भी सेम फोर्स रहेगा, है ना। A और A के बीच में जो फोर्स है, अगर वही फोर्स B और B के बीच में है, तो A और B अगर बनता है तो उसके बीच में जो फोर्स रहेगा वो भी सेम ही रहेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने A में, मतलब जो हमारा विलायक है उसमें हमने जब विलेय मिला दिया, तो भी कोई परिवर्तन हमें नहीं मिल रहा है।
अगर हम एक सॉल्यूशन के बारे में बात करें, ठीक है, जब ए और ए के बीच में सेम फोर्स है तो ना ही आयतन में परिवर्तन होने का चांस है और ना ही जो हमारा एंथैल्पी रहेगा उसमें चेंज होने का चांस है। क्यों नहीं परिवर्तन होने का चांस है? क्योंकि जो हमारा एंथैल्पी चेंज होता है वो इनके बीच में जो अणुओं के बीच में जो इंटरैक्शन है, जो बल है या जो भी अट्रैक्शन है, उनकी वजह से ही होता है, ठीक है। तो जैसे कि एक नॉर्मल रिएक्शन होता है, तो अगर आप देखिए तो अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और HCl लेते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, जी हाँ, तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl लेते हैं तो क्या होता है, जो सोडियम है ये इसके साथ क्लोरीन के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ज़्यादा मजबूत बॉन्ड बनाता है कंपेयर टू सोडियम OH के साथ। इसीलिए क्या होता है, जब ये बॉन्ड बनता है NaCl के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो यहाँ से ऊर्जा रिलीज होती है ना। इसका मतलब है कि ऊर्जा निकलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एंथैल्पी चेंज हो जाता है, डेल्टा H आ जाता है, ठीक है। इसकी डेल्टा H की वैल्यू कुछ आएगी, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि एनर्जी निकलती है ना। तो उसी प्रकार से, लेकिन अगर जो फोर्स NaOH के बीच में है वही अगर Na और Cl के बीच में भी रहता तो क्या होता, कोई ऊर्जा नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि जो फोर्स, जितना ऊर्जा हम इस बॉन्ड को तोड़ने में लगा देते वही यहाँ पर बनने के बाद निकलती। तो जितना लगा और जितना निकला वो दोनों बराबर है, तो कोई ना नुकसान हुआ ना फायदा हुआ। इसका मतलब अगर आप चेंज देखेंगे तो वो कितना रहेगा, वो 0 रहेगा, है ना। तो इसी प्रकार से हम क्या कहना चाह रहे थे कि ए के बीच में जो फोर्स है, अगर वही फोर्स बी के बीच में भी है तो AB जो बनेगा, अगर हमारा जब हम ए और बी को मिला देते हैं तो उसके बीच में भी वही फोर्स आएगा, जिसकी वजह से जो डेल्टा H मिश्रण रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, 0 के बराबर रहेगा, ठीक है। अब जब दोनों के बीच में फोर्स ही सेम है तो आपको इसके बाद क्या मिलने वाला है, जो इसका जब भी आपको पता है कि हम सब कोई भी चीज़ किसी में मिला रहे हैं, तो जैसे सपोज मान लीजिए कि हमने 100 ml पानी लिया है और इसमें हम 10 ml HCl मिला रहे हैं, ठीक है, 10 ml HCl मिला रहे हैं। तो जब इसको मिला देंगे तो इन दो जो टोटल वॉल्यूम यानी टोटल आयतन, कुल आयतन रहेगा वो 100 + 10 यानी कि 110 ml होना चाहिए, है ना। लेकिन आदर्श विलयन में क्या होता है कि अगर आप 100 ml है और 10 ml मिक्स कर रहे हैं तो जो टोटल वॉल्यूम है यानी कि 110 नहीं होगा, वो टोटल कितना रहना चाहिए, 100 ही रहना चाहिए। ऐसा आदर्श विलयन के केस में पॉसिबल है, ठीक है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, क्या होता है कई बार कि इससे 110 से ज़्यादा हो जाता है कई बार, क्योंकि कुछ रिएक्शन हो जाता है जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है। और जबकि कभी कभी क्या होता है, कुछ रिएक्शंस हो जाते हैं जिसकी वजह से ये 110 ml से कम भी हो जाता है वॉल्यूम, जैसे कि 100 रहेगा, ठीक है। तो इस ऐसे प्रक्रिया, ऐसे विलयनों को जिसमें कि जो हमारा वॉल्यूम रहेगा, एक जो फिक्स वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम जो है उससे कम या ज़्यादा आता है, उसको हम क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन दो पॉइंट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। और मेनली इसका रीज़न यही है कि ए के बीच में जो इंटरैक्शन है, जो अंतराणिक आकर्षण बल है, वही अगर बी के बीच में रहेगा तो जो AB बनेगा हमारा, जो हमारा AB बनेगा वो उसका भी समान अंतराणिक आकर्षण बल रहेगा, और इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, आदर्श विलयन कहेंगे। इसके एग्जाम्पल्स हैं, आदर्श विलयन के एग्जाम्पल्स हैं एन-हेक्सेन और एन-हेप्टेन। अगर आप एन-हेक्सेन और एन-हेप्टेन को मिला दें तो आपको डेल्टा H 0 मिलने वाला है, और डेल्टा H और डेल्टा V दोनों के दोनों जो रहेंगे हमारे वो 0 मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आदर्श विलयन के बारे में, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं अनादर्श विलयन। तो जैसा कि हमने देखा कि आदर्श विलयन कौन थे, जो हर सांद्रताओं पर, ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट्स नियम का पालन करें। पर अनादर्श कौन से होंगे, जो पालन नहीं करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, जब कोई विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन नहीं करता है तो वो अनादर्श विलयन कहलाता है, ठीक है। अब
अनादर्श विलयन में राउल्ट्स नियम के द्वारा अनुमानित वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर जो रहेगा वो असल के वाष्प दाब से कम या ज़्यादा रहेगा। ठीक है, जैसे जो अनुमानित है, अनुमानित वाष्प दाब एक निकालते हैं ना, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि वाष्प दाब क्या होता है, उसको भी वो समझ नहीं आया है कि वाष्प दाब क्या, या जिसने भी नहीं वो वीडियो देखी है प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। तो अनुमानित वाष्प दाब जो रहता है एक जैसे हमने एक अनुमान लगाया होता है कि कितना वाष्प दाब हो सकता है, वो मैंने आपको बताया हुआ है उस वीडियो में कि वाष्प दाब आता कैसे है, तो प्लीज़ गो एंड वॉच अगेन, आई एम रिपीटिंग दिस। तो अनुमानित वाष्प दाब से असल में जो वाष्प दाब रहता है, ठीक है, अनुमानित वाला तो हमने गेस किया हुआ है कि हाँ इतना होना चाहिए, लेकिन असल में जो वाष्प दाब हम जब मेज़र करते हैं, जब मापते हैं, तो हमें जो मिलता है वो या तो कम रहता है या तो ज़्यादा रहता है। ठीक है, या तो कम रहता है या तो ज़्यादा रहता है। तो अगर कम है, ठीक है, अगर कम है वाष्प दाब, एक्चुअल वाष्प दाब मतलब जो अनुमानित वाष्प दाब है उससे असल का यानी एक्चुअल वाष्प दाब जो है वो अगर वो कम रहता है तो इस ऐसे विलयनों को हम कहते हैं ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला विलयन। ठीक है, और अगर वाष्प दाब अनुमानित वाष्प दाब से ज़्यादा है, मतलब जो असल में वाष्प दाब है वो अनुमानित वाष्प दाब से अगर ज़्यादा है, तो हम ऐसे विलयनों को क्या कहते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला विलयन। ठीक है, अब ऐसा होता कैसे क्यों होता है, ज़्यादा क्यों हो जाता है वाष्प दाब या कम क्यों जाता है, तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि अगर कभी ज़्यादा होता है वाष्प दाब, अगर ज़्यादा हो जाए यानी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने लगे, तो इसका रीज़न रहेगा कि ए बी अनन्य क्रियाएँ जो होती हैं उसमें ए और बी के बीच में अन्योन्य क्रियाओं की तुलना में कमज़ोर होता है। ठीक है, क्या होता है, जो ए बी के बीच में जो फोर्स है, जो अंतराणिक आकर्षण बल है, वो क्या रहेगा, ए या बी के बीच की जो अंतराणिक बल या आकर्षण बल या अन्योन्य क्रियाओं की तुलना में कमज़ोर होता है। ठीक है, तो ये रहेगा रीज़न। और अगर ऋणात्मक विचलन हो रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, तो सिंपल है, इसका उल्टा। इसमें क्या होता है, ए बी के बीच में कमज़ोर होता है, ठीक है, कंपेयर टू किसके, ए और बी के, और इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, ए बी के बीच में जो हमारे अंतराणिक आकर्षण बल है वो ज़्यादा रहता है कंपेयर टू ए और बी। ठीक है, अब इसको हम एक जो हमारा ग्राफ है उससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये वाला ग्राफ हमने पढ़ा था, राउल्ट्स लॉ को दर्शाता है ये वाला ग्राफ। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि वाई एक्सिस पे वाष्प दाब है और एक्स एक्सिस पे हम मोल भिन्न दिखा रहे हैं। ठीक है, और ये जो डॉटेड लाइन है वो दिखा रही है राउल्ट्स लॉ, मतलब कि जब परफेक्ट आइडियल यानी आदर्श विलयन रहेगा, यानी कि ए के बीच में जो फोर्स है वही बी के बीच में रहेगा और वही ए बी के बीच में रहेगा, तब ये वाली लाइन यानी स्ट्रेट लाइन, ये जो है सीधी रेखा, ये जो है ये तब फॉलो की जाएगी। लेकिन अनादर्श विलयन के केस में अगर हमारा घनात्मक या धनात्मक विचलन हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको हर पॉइंट पे वैल्यू जो रहेगी इंक्रीज मिलेगी, है ना, और ये वाला ग्राफ फॉलो होगा। ठीक है, ये ग्राफ फॉलो होगा, मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन थी, इससे अधिक है ना, हर वैल्यू अधिक है। अगर आप लाइन खींच के देखिए तो जब आदर्श रहेगा यानी कि जो राउल्ट्स लॉ दर्शाता है, जो प्रेडिक्ट करता है वो रहेगा, तो यहाँ पर आनी चाहिए वैल्यू, है ना, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये अनादर्श विलयन है और इसमें घनात्मक विचलन हो रहा है तो ये वैल्यू इंक्रीज होकर कितनी हो गई, यहाँ पर हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी ऐसे देखिएगा, पहले यहाँ था और बाद में यहाँ पर हो गया, है ना। इसी प्रकार से आपको जो टोटल जो हमारा प्रेशर रहता है, वाष्प दाब टोटल कुल वाष्प दाब, वो भी इंक्रीज मिलेगा कंपेयर
रिलेटेड टू किसके, राउल्ट्स लॉ जो प्रेडिक्ट करता है ना। ये हो गया हमारा घनात्मक विचलन का ग्राफ। और इसी प्रकार से अगर कम हो जाए तो ऋणात्मक विचलन के लिए जो रहेगा हमारा ग्राफ वो ये है। इसमें क्या हो रहा है ये देखिए, ये था टोटल वाष्प दाब का स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो हमारा राउल्ट्स लॉ प्रेडिक्ट करता है यानी अनुमान लगाता है, उससे क्या हो रहा है देखिए घट गया। ये पहले था और बाद में क्या है ये है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर वैल्यू घट रही है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक विचलन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आदर्श और अनादर्श विलयन का जो डिस्क्रिप्शन था वो, ठीक है। अब एक पॉइंट और है कि अगर आप सोच रहे होंगे कि अनादर्श विलयन क्या कैसे हो जाता है, तो एक बार मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहती हूँ, वो देख लीजिए क्या है। तो अगर आपको हाँ दिख रहा होगा अभी, तो राउल्ट्स के नियम के अनुसार ऋणात्मक विचलन की स्थिति में ए बी बी के बीच अंतराणिक आकर्षण बल ए बी की तुलना में कमजोर होता है। ये मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। जिसकी वजह से, जिसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, दाब, वाष्प दाब जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने लगता है, ठीक है। तो उसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने दो लिए कंपोनेंट्स, यानी कि हमने लिया एसीटोन, ये हमारा एसीटोन है, और ये हमारा है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। हमने क्लोरोफॉर्म लिया और एसीटोन लिया, और जब इनका मिक्सचर बनाया, इनका मिश्रण बनाया, तो हमें क्या मिला, हमने देखा कि इनकी जो इनके बीच की जो इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन होता है, अंतराणिक आकर्षण होता है। अब कैसे होता है देखिए कि ये जो हमारा एसीटोन है इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षण करने वाला एक एटम है, तो इसके ऊपर क्या रहेगा, डेल्टा निगेटिव चार्ज। और क्या होता है, जो हमारा क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म में जो कार्बन है ये 3 क्लोरीन एटम से जुड़ा हुआ है, यानी कि क्लोरीन क्या होता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन आकर्षण करने वाला एटम है, तो इसके ऊपर भी डेल्टा निगेटिव और डेल्टा निगेटिव रहता है। अब ये इसकी वजह से, इस डेल्टा निगेटिव की वजह से इस कार्बन पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये इस बॉन्ड से, ये जो H और C के बीच में बॉन्ड है, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षण करने लगता है, हाँ। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन की है, ये क्योंकि इसके पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो ये बहुत गति से ये इलेक्ट्रॉन जो H और C के बॉन्ड में है अपनी ओर खींचता है, ठीक है। जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ऑक्सीजन पर क्या चार्ज है, डेल्टा नेगेटिव, और हाइड्रोजन पर क्या चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव, और इन दोनों के बीच में ये हो जाता है फॉर्मेशन किसका, हाइड्रोजन बंध का फॉर्मेशन हो जाता है। ऑल्दो अगर आप हाइड्रोजन बंध को बनने की जो कंडीशंस हैं, हाइड्रोजन बंध के बनने की जो कंडीशन अगर आपको याद होगी, तो आपको याद होगा कि हाइड्रोजन अगर डायरेक्टली अटैच होता है नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन से, तभी हाइड्रोजन बंध फॉर्म होगा। लेकिन इस केस में क्योंकि कार्बन पर 3 क्लोरीन ग्रुप लगे हुए, क्लोरीन एटम लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप है, एटम है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण ये यहाँ पर भी हाइड्रोजन बंध जो है वो दिखाई देता है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। स्थिर क्वाथांकीय विश्रण आदि के बारे में देखेंगे। थैंक यू ऑल।